कहानी की शुरुआत होती है बीच समुद्र में, जहां ओशनोग्राफर टॉम अपनी पत्नी जूलिया और 2 बच्चों कैसी और बेन के साथ कैरिबियन सागर की सैर पर निकले होते हैं। मौसम खुशनुमा होता है। टॉम और उसका बेटा बेन मछली पकड़ने में बिजी होते हैं, जबकि कैसी अपने गैजेट्स की दुनिया में खोई हुई होती है। इसी बीच जूलिया ठंडे पानी का मजा लेने के लिए समुद्र में उतर जाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी जूलिया को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी और खतरनाक चीज पानी के अंदर उसके आसपास मंडरा रही है। हैरानी की बात यह थी कि ठीक उसी वक्त नाव के सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी पागलों की तरह काम करने लगते हैं, लेकिन टॉम मछली पकड़ने के चक्कर में इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे जूलिया की घबराहट अब खौफ में बदल जाती है, क्योंकि उसे पानी अपने अंदर खींचता हुआ महसूस होता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन लहरों के शोर और शोर शराबे की वजह से उसके परिवार को कुछ सुनाई नहीं देता। काफी मशक्कत के बाद जब उसकी चीखें टॉम के कानों तक पहुंचती हैं, तो वो बिना वक्त गवाए नाव को जूलिया की तरफ मोड़ता है। टॉम पानी में छलांग लगाकर बच्चों की मदद से जूलिया को बचाकर ऊपर ले आता है और जैसे तैसे उसकी जान बच जाती है। जूलिया के होश में आते ही टॉम उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने बिना बताए पानी में जाने की गलती की थी। खैर, इस डरावने हादसे को भूलकर सब बेन का 13वां जन्मदिन मनाने लगते हैं। केक कटता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं और कैसी इस खुशी के लम्हे को कैमरे में कैद कर लेती है। तभी कैसी के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जो उसे अपनी और एक भयानक तूफान की बात बताता है, लेकिन बात करते करते ही फोन अचानक कट जाता है। कैसी अभी अपने माता पिता को इस तूफान के बारे में बता ही रही थी कि तभी नाव को एक जोरदार झटका लगता है। जब सब भागकर डेक पर पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाव के चारों तरफ व्हेल मछलियों की लाशें तैर रही थीं। टॉम समझाता है कि शायद तूफान की वजह से ये मछलियां रास्ता भटक गई होंगी, लेकिन असल मुसीबत ये थी कि ये भारी भरकम मछलियां अब उनकी नाव से टकरा रही थीं, जिससे नाव पलटने का खतरा पैदा हो गया था। हालात का जायजा लेने के लिए टॉम फिर से पानी में उतरता है, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती। नाव के पंखे से टकराकर उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जूलिया उसके घाव पर टांके लगाती है और टॉम बताता है कि किसी चीज के जोरदार वार से नाव का शाफ्ट मुड़ चुका है, जिसका मतलब है कि अब नाव चलाना लगभग नामुमकिन है। कैसी रेडियो पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं मिलता। टॉम जब सामान चेक करता है, तो पता चलता है कि उनके पास पीने का पानी बस 4 दिनों के लायक ही बचा है। टॉम अपनी फैमिली को हिम्मत देने की कोशिश करता है कि वो एक शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए कोई न कोई उन्हें बचा ही लेगा। लेकिन तभी बाहर से कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जब सब भागकर डेक पर पहुंचते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आसमान से आग के गोलों की तरह कुछ चमकती हुई चीजें सीधे उनकी तरफ गिर रही थीं और हर पल करीब आती जा रही थीं। जान बचाने के लिए टॉम अपनी डैमेज हो चुकी नाव का इंजन स्टार्ट करता है और किसी तरह उन गिरती हुई चीजों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंजन पूरी तरह दम तोड़ देता है। जैसे ही एक चीज नाव के बिल्कुल करीब आकर गिरती है, उन्हें एहसास होता है कि ये कोई उल्का पिंड नहीं, बल्कि इंसानी सैटेलाइट्स हैं जो आसमान से टूटकर गिर रहे हैं। अचानक हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि नाव के सारे मीटर्स और कंपास पागलों की तरह घूमने लगते हैं। डर से पूरी फैमिली केबिन के अंदर छिप जाती है और लाइफ जैकेट पहन लेती है। समंदर की लहरें नाव को खिलौने की तरह उछाल रही थीं। तभी हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगती है, जिससे सबके कानों में दर्द होने लगता है और नाक से खून बहने लगता है। टॉम हार नहीं मानता और मदद के लिए फ्लेयर गन से सिग्नल फायर करता है, लेकिन उस काले आसमान में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह मौत के साए में उनकी ये रात गुजरती है। सुबह जब आंख खुलती है, तो वो सब ये देखकर हैरान थे कि वो अभी भी जिंदा हैं। नाव में एक बड़ा छेद हो चुका होता है, फिर भी नाव डूब नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही वो डेक पर कदम रखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। समंदर गायब हो चुका था। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ चट्टाने और रेगिस्तान जैसा नजारा था। उनकी नाव समंदर की गहराई में नहीं, बल्कि सूखी जमीन पर एक ऊंची चट्टान पर अटकी हुई थी। टॉम हार न मानते हुए हिसाब किताब लगाता है, तो पता चलता है कि दुनिया का नक्शा ही बदल चुका है। कंपास अब सही दिशा नहीं बता रहा था। टॉम समझ जाता है कि धरती के पोल्स शिफ्ट हो गए हैं, यानी उत्तर अब उत्तर नहीं रहा। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने पूरी इंसानियत को शायद खत्म कर दिया था। कैसी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और केबिन में दुबक जाती है। वहीं छोटा बेन कुछ गुब्बारे हवा में छोड़ता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई और भी जिंदा हो। तभी अचानक रेडियो पर एक आवाज गूंजती है। टॉम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब उसे नाटो नाम के एक शख्स का रिस्पॉन्स मिलता है, जो एक छोटी पनडुब्बी का कैप्टन है। नाटो बताता है कि वो तबाही के वक्त गहरे पानी में था, इसलिए बच गया, लेकिन वो एक ऐसी खबर सुनाता है जिससे सबके पैर कांप जाते हैं। वो कहता है कि ये सूखा बस कुछ दिनों का है, करीब 1 हफ्ते में समंदर वापस आएगा और जब पानी वापस लौटेगा तो उसकी रफ्तार और ताकत इतनी होगी कि जो सामने आएगा उसे मिटा देगा। वो टॉम को सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके
करके किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाओ। टॉम अपने बच्चों को बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है और नाटो से मदद मांगता है। नाटो पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसकी पनडुब्बी बहुत छोटी है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है, लेकिन टॉम की जिद और बच्चों की जान की खातिर वो बेन और कैसी दोनों को ले जाने के लिए मान जाता है। टॉम अपनी लोकेशन शेयर करता है और मैप पर एक रास्ता तैयार करता है और अपनी फैमिली को यकीन दिलाता है कि बस 2 दिनों की बात है, फिर वो नाटो की पनडुब्बी तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही वो निकलने की तैयारी करते हैं, टॉम देखता है कि दूर से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। टॉम को लगा शायद ये भी उनकी तरह कोई मुसीबत का मारा है, इसलिए वो मदद के लिए उसे पानी ऑफर करता है, लेकिन अगले ही पल वो अजनबी इंसानियत भूलकर टॉम के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। जूलिया अपने पति को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो दरिंदा एक नुकीले भाले से टॉम के सीने पर वार कर देता है। टॉम वहीं ढेर हो जाता है और जूलिया बेबसी में ये सब देखती रह जाती है क्योंकि उस आदमी का कुत्ता उसे टॉम के पास जाने नहीं देता। वो आदमी अब जूलिया के पीछे पड़ जाता है। भागते वक्त जूलिया के हाथ में चोट भी लगती है, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर नाव के अंदर घुसती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर खतरा मंडरा रहा था, इसलिए जूलिया तुरंत बच्चों को एक लॉकर में छिपा देती है और कैसी के हाथ में फ्लेयर गन थमाकर कहती है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आखिरी मौके पर ही करना। तभी वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वो भूख से पागल हो रहा था, इसलिए वो सीधा किचन की तरफ खाने की तलाश में जाता है। जूलिया चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाव के नीचे वही शिकारी कुत्ता उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए जूलिया को उस कुत्ते को मारना पड़ता है। कुत्ते की आवाज सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने पालतू जानवर की लाश देखकर गुस्से में आ जाता है। जूलिया फिर से नाव पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। जूलिया की जान जाने ही वाली थी कि तभी कैसी हिम्मत दिखाती है और फ्लेयर गन से उस आदमी पर फायर कर देती है। आग का गोला सीधा उस आदमी को लगता है और नाव में आग लग जाती है। जूलिया तुरंत बच्चों को भागने के लिए कहती है। वो आदमी जख्मी होने के बावजूद फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे लात मारकर पीछे धकेलती है, खाने का बैग उठाती है और नाव से नीचे कूद जाती है। नीचे पहुंचते ही बेन को अपने पिता की लाश मिलती है और कैसी फूट फूट कर रोने लगती है। जूलिया अपने पति को आखिरी बार चूमती है और बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ती है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें वो कातिल जलती हुई नाव से बाहर निकलता दिखता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। उनकी नाव के टुकड़े टुकड़े जाते हैं। रात के अंधेरे में जलती हुई नाव की रोशनी में वो तीनों उस पत्थरीले रेगिस्तान में भागते जा रहे थे। वो एक घाटी में शरण लेते हैं, लेकिन किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। पास के झरने का पानी खारा था जिसे पिया नहीं जा सकता था। बेन को लगने लगता है कि ये सब उसके उन गुब्बारों की वजह से हुआ है जिन्हें देखकर वो कातिल वहां पहुंचा था। जूलिया उसे समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं है और उन्हें आगे बढ़ना होगा। तभी जूलिया की नजर दूर पड़ती है। वो कातिल अभी भी साए की तरह उनके पीछे लगा हुआ था। उसी शाम उन्हें जमीन पर एक मरी हुई हैमरहेड शार्क दिखाई देती है, जो इस बात का सबूत थी कि यहाँ कभी गहरा समंदर हुआ करता था। बेन भूख से बेहाल होकर उस मरी हुई शार्क को काटने की कोशिश करता है ताकि कुछ खाने को मिल सके, लेकिन तभी जूलिया देखती है कि वो कातिल अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। जूलिया चिल्लाकर बच्चों को भागने के लिए कहती है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जहरीले कचरे के हजारों ड्रम पड़े हुए थे। इंसानों ने समंदर को किस कदर गंदा किया था, उसकी ये भयानक तस्वीर आज सामने थी। इन्फेक्शन का खतरा था, लेकिन पीछे खड़ा मौत का सौदागर उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। प्यास से बेहाल बेन की हालत बिगड़ने लगती है तो जूलिया अपने हिस्से की पानी की आखिरी बूंदें भी उसे पिला देती है। कैसी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे यकीन हो गया है कि वो इस नर्क से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जूलिया हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बच्चों को हिम्मत देती है और उन्हें आगे खींचती रहती है। तभी उन्हें रेत में ढंसा हुआ एक पुराना क्रैश हुआ हवाई जहाज मिलता है। उस जहाज के मलबे में वो थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस लेते हैं। बच्चों का मन बहलाने के लिए जूलिया उन्हें अपनी और टॉम की पहली मुलाकात की कहानी सुनाती है कि कैसे वो एक हॉस्पिटल में मिले थे। टॉम को याद करके सबकी आंखें भर आती हैं। उसी रात जब सब सो रहे थे, कैसी को बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खुद को मजबूत करती है और चारे की तरह बाहर निकलती है ताकि उस कातिल को बाहर खींच सके। जैसे ही वो दरिंदा कैसी पर हमला करने वाला होता है, जूलिया अंधेरे से बिजली की तरह निकलती है और चाकू से उस पर वार कर देती है। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उस कातिल की लाश को कोई जंगली जानवर खा चुका था। यानी इस रेगिस्तान में उस आदमी से भी बड़े खतरे छिपे थे। तभी बेन को दूर पानी का एक छोटा सा गड्ढा चमकता हुआ दिखता है। जूलिया के मना करने के बावजूद वो दौड़कर वहां जाता है और जी भरकर पानी पी लेता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो दर्द से तड़पने लगता है। जूलिया उसे वहां से चिल्लाती है, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो पानी जहरीला था। रात होने पर वो प्लास्टिक की पुरानी कुर्सियों के ढेर के नीचे छिप जाते हैं ताकि
गर्मी से बच सकें। तभी जूलिया को अंधेरे में कुछ सरसराहट सुनाई देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत बच्चों को जगाती है और सब दूर दिख रहे एक विशाल जहाज की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ कुछ शिपिंग कंटेनर्स और कुछ डरे हुए लोग भी मौजूद थे। जूलिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो लोग जूलिया की मदद करने के बजाय कंटेनर के अंदर छिपकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे खूंखार केकड़ों का एक पूरा झुंड पड़ा था। जूलिया और बच्चे बड़ी मुश्किल से एक कंटेनर के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इस छीना झपट्टी में एक विशाल केकड़ा जूलिया के पैर पर गहरा घाव कर देता है। अपनी जान की परवाह न करते हुए जूलिया कैसी और बेन को ऊपर खींच लेती है। ऊपर से वो खौफनाक नजारे देखते हैं कि कैसे वो केकड़े दूसरे लोगों के कंटेनर को फाड़कर अंदर घुस जाते हैं और सबको बेरहमी से मार डालते हैं। खून खराबे और अपने जख्मों के दर्द से चूर होकर जूलिया आखिरकार बेदम होकर वहीं गिर जाती है। अगली सुबह जब जूलिया की आंख खुलती है तो वो खुद को उस कंटेनर के ऊपर अकेला पाती है। केकड़े जा चुके थे, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा देख जूलिया घबरा जाती है और पागलों की तरह अपने बच्चों को पुकारने लगती है। तभी पास के एक कंटेनर के पीछे से कैसी और बेन बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में अब हथियार थे। बेन ने एक भाला थाम रखा था और कैसी के हाथ में एक जंग लगा चाकू था। उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान भी ढूंढ निकाला था जो उन्हें कुछ वक्त तक जिंदा रख सकता था। जूलिया अपने जख्मी पैर को देखती है जिसमें अब इन्फेक्शन बुरी तरह फैल चुका था। तभी जूलिया को पास पड़ी एक लाश के पास से एक रेडियो मिलता है। वो कांपते हाथों से नाटो से संपर्क करने की कोशिश करती है और किस्मत से इस बार नाटो का जवाब आ जाता है। नाटो उसे आगाह करता है कि वो भी इन मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। ये गहरे समंदर के वो जीव हैं जो पानी सूखने के बाद अब सतह पर शिकार ढूंढ रहे हैं। नाटो एक और डरावनी खबर देता है कि समंदर अब किसी भी वक्त वापस लौट सकता है, जो अपने साथ और भी बड़ी तबाही लाएगा। अपनी लोकेशन बताने के लिए नाटो हवा में एक फ्लेयर छोड़ता है। उस फ्लेयर की रोशनी देखकर ये तीनों अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता बेहद खतरनाक था। कहीं जहरीले गड्ढे थे तो कहीं उन शिकारियों के निशान। इसी बीच कैसी अपनी माँ पर गुस्सा करने लगती है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ उन्हें बचाने में क्यों लगी है। जूलिया कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बच्चों को सुरक्षित करना। आगे बढ़ते हुए उन्हें जहरीले मलबे से भरी एक तंग घाटी पार करनी थी। तभी अचानक पहाड़ों से चट्टानें गिरने लगती हैं और एक बड़ा लैंडस्लाइड जूलिया को बच्चों से अलग कर देता है। जूलिया दूसरी तरफ फंस चुकी थी। वो चीखकर बच्चों से कहती है, मुझे छोड़ो और भागो, तुम्हें अपने भाई को बचाना है। कैसी पहले तो मना करती है, लेकिन जूलिया की ममता और जिद के आगे उसे हार माननी पड़ती है। वो बेन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। काफी मशक्कत के बाद वो उस पीली पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ सन्नाटा पसरा था। तभी लहूलुहान हालत में नाटो बाहर आता है। वो बुरी तरह जख्मी था और उसे पता था कि वो नहीं बचेगा। वो बच्चों को तुरंत अंदर जाने और डाइव की तैयारी करने को कहता है, लेकिन कैसी रुक जाती है। उसकी आंखें जिद से भरी थीं। वो साफ कह देती है, मैं अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ जूलिया अपनी आखिरी गोलियों से उन खूंखार केकड़ों का सामना कर रही थी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी उसे दूर से कैसी अपनी तरफ आती दिखती है। कैसी अपनी जान दांव पर लगाकर उन चट्टानों को लांघते हुए अपनी माँ तक पहुंचती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपनी पूरी ताकत समेटकर अपनी बेटी का हाथ थाम लेती है। कैसी और जूलिया किसी तरह भागते हुए पनडुब्बी तक पहुंच जाती है, लेकिन वो खूंखार केकड़े अब उनके बिल्कुल करीब थे। तभी घायल नाटो खुद को कुर्बान कर देता है ताकि ये परिवार बच सके। वो अकेला उन केकड़ों से भिड़ जाता है और अपनी जान देकर इन्हें अंदर जाने का रास्ता देता है। जैसे ही ये तीनों अंदर घुसकर गेट बंद करते हैं, दूर क्षितिज पर मौत का नजारा दिखाई देता है। समंदर वापस आ चुका था। एक विशाल लहर किसी ऊंची इमारत की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो लहर इतनी ताकतवर थी कि उसने लोहे की उस भारी पनडुब्बी को एक खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया और नुकीली चट्टानों के ऊपर से घसीटते हुए ले गई। जूलिया खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की डरावनी यादें बिजली की तरह कौंध रही थीं। शारीरिक दर्द और अपनों को खोने का गम इतना ज्यादा था कि जूलिया की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बेहोश हो जाती है। काफी समय बाद जब जूलिया की आंख खुलती है तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। पनडुब्बी अब शांत खड़ी थी। वो धीरे से हैच खोलकर कैसी और बेन के साथ बाहर निकलती है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वो अब समंदर में नहीं बल्कि एक तबाह हो चुके शहर के बीचों बीच थे। लहरों की भयानक ताकत ने उन्हें समंदर से मीलों दूर जमीन के अंदर धकेल दिया था। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें और मलबे का ढेर था। वो बच तो गए थे, लेकिन वो दुनिया जिसे वो जानते थे अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब उनके सामने एक नई और अनजानी दुनिया थी, जहां सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो यह था इस फिल्म की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। इसके साथ ही अगर आप ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में यस
जरूर लिखें। मिलते हैं 9 बॉडीज इन अ मैक्सिकन मोर्ग मूवी एक्सप्लेन के साथ।